स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायाम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक शैक्षणिक वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो समर वेकेशंस हैं वो लगभग पूरी होने वाली हैं, तो इसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए वार्षिक पाठ्यक्रम का वीडियो लेकर आई हूँ कि इस बार सीबीएसई ने आपके संस्कृत विषय के लिए कौन कौन से पाठ्य बिंदु निर्धारित किए हैं, आपको पूरे वर्ष में किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वार्षिक पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा कि आपका जो पेपर पैटर्न था वो लास्ट ईयर चेंज हो गया था, काफी परिवर्तन किए गए थे उसमें। तो इस बार भी आपका पेपर पैटर्न वही रहेगा जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। जिस आधार पर आपने 9वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, उसी आधार पर आपका ये 10वीं का प्रश्न पत्र भी रहेगा। तो प्रश्न पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके जो विषय है उसके जो पाठ्य बिंदु हैं वो कुछ परिवर्तित हुए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से कुछ पाठ्य बिंदुओं को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। इस वर्ष वो सारे पाठ्य बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। पहला भाग है भाग आ। तो भाग आ में जो आपका पहला प्रश्न है, वो भाग आ जो है वो आपका व्याकरण संबंधित होता है। तो इसका जो आपका प्रथम प्रश्न है वो है संधि कार्यम। संधि कार्यम, इसके साथ साथ मैं आपको अंक भी बताती चलूंगी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का है। पहला जो प्रश्न है वो संधि कार्यम का होगा और ये 4 अंक का है। इसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में इस बार व्यंजन संधि और विसर्ग संधि रखी गई है। इसके पहले आपने 9वीं कक्षा में स्वर संधि भी पढ़ी थी, लेकिन 10वीं में आपको केवल व्यंजन संधि पढ़नी है और विसर्ग संधि, वो भी उसके कुछ भेद पढ़ने हैं। जैसे व्यंजन संधि के अंतर्गत है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, ये नियम आपको पढ़ना है। और दूसरा है प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, ये संधि आपको पढ़नी है। विसर्ग संधि में विसर्गस्य उत्वम रत्वम लोपः विसर्गस्य स्थाने शा सा सा, ये 4 नियम है विसर्ग संधि के, जो आपको इस वर्ष पढ़ने हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, जो कि आपका है समास का प्रश्न आएगा। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। समास के अंतर्गत आपको कौन कौन से समास पढ़ने हैं इस बार? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा है द्वंद्व। ये 4 समास आपको 10वीं कक्षा में पढ़ने हैं। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत भी आपको विशेष रूप से जो अव्यय शब्द होते हैं, जैसे अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, इनको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 जो है वो है आपका प्रत्यय। प्रत्यय भी 4 अंक का आएगा, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। और प्रत्यय में आपको पढ़ने हैं 2 प्रत्यय। पहला है तद्धित प्रत्यय और दूसरा है स्त्री प्रत्यय। यहाँ पर आपको कृदंत नहीं पढ़ना है, वो आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो 10वीं में आपको पढ़ना है तद्धित और स्त्री प्रत्यय। फिर तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? ठक, मतुप, त्वा और तल, ये 4 प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आपको पढ़ना है टाप और गीन। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 3 प्रत्यय। इसके बाद आपका जो चौथा प्रश्न आएगा वो वाच्य का होगा। वाच्य जो है वो केवल लट लकार में आएगा, लट लकार में आपको परिवर्तित करने के लिए आएगा। और इसमें कर्तृ, कर्म और क्रिया, इनके आधार पर परिवर्तन होगा। और इसके लिए अंक जो है वो 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है समय। अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, आपको संस्कृत में समय लिखना होगा। और ये जो है ये 4 अंक का आएगा।
और पूरे प्रश्न पत्र का जो है सबसे सरल प्रश्न यही होता है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि ये तो पूरे प्रश्न पत्र का सबसे सरल प्रश्न है और सबसे ज्यादा रोचक भी है। इसमें आपको समय बताया जाएगा कि संस्कृत में समय को कैसे लिखना होता है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 जो है वो अव्यय शब्दों का होगा। प्रश्न संख्या 6 में आपसे अव्यय शब्द पूछे जाएंगे और इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अव्यय शब्दों के अंतर्गत उच्चैः, चा, श्वः, ह्यः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। ये इतने अव्यय शब्द हैं जो आपको 10वीं कक्षा में पढ़ने हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका प्रश्न संख्या 7 और ये है अशुद्धि संशोधन का। वाक्य में कुछ अशुद्धि होगी, उसको आपको संशोधित करके फिर से लिखना रहेगा और ये प्रश्न जो है वो 3 अंक के लिए होगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है जो ये प्रश्न होगा आपका प्रश्नवाचक पद चयनम। ये आपके शेमुसी के पुस्तक के अभ्यास क्रम में पीछे भी दिया रहता है। वाक्य दिया रहेगा, उसकी जगह पर एक रेखांकित शब्द होगा जिसकी जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना होगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम। प्रसंग के अनुसार अर्थ का चयन करना। इसमें पाठान आधृत्य बहुविकल्पात्मक प्रश्नाः, पाठों पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे इसमें और ये आपका 4 अंक का ये प्रश्न होगा। इसके बाद अगला है 10वां प्रश्न जो है वो भाषिक कार्यम का होगा। इसमें क्रियापद चयनम, विशेषण विशेष चयनम, विलोम पद, पर्याय पद, ये सब आएगा और इसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित किए गए। तो बच्चों ये था आपके प्रश्न पत्र का भाग आ, जिसके अंतर्गत अनुपयुक्त व्याकरण 25 अंक का और दूसरा है पठित अवबोधनम 15 अंक का। यानी आपका भाग आ जो है वो 40 अंक का होगा और जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं वो आपको इस वर्ष के 10वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं आपका दूसरा भाग जो है वर्णनात्मक प्रश्नों का है जो 40 अंक का आएगा और इसके अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम है वो है पहला प्रश्न जो है आपका वो गद्यांश आएगा। अपठित अवबोधनम, अपठित अवबोधनम जो है वो 10 अंक का होगा। इसके अंतर्गत एक गद्यांश आएगा जो कि जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। एक पदेन होगा, एक वाक्यन होगा और शीर्षक लेखन भी होगा। उस गद्यांश का एक शीर्षक लिखना होगा आपको और भाषिक कार्य आएगा। तो ये जो अपठित अवबोधन है ये 10 अंक का आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो इसमें है वो है संकेत आधारित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत रचनात्मक कार्य जो है वो 15 अंक का आएगा। इसके अंतर्गत आपको एक पत्र लिखना होगा, पत्र पूरा करना होगा। आपके पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यपुस्तक में पत्र दिया होगा और उसकी मंजूषा भी दी गई होगी। आपको पत्र को पढ़ करके मंजूषा से शब्दों को उचित स्थान पर लिखना होगा और ये 5 अंक का होगा। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत ही दूसरा प्रश्न जो आएगा वो है चित्र आधारित वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। एक चित्र बना रहेगा और उसकी मंजूषा दी गई होगी। आपको मंजूषा की सहायता से उस चित्र पर 5 वाक्य लिखने होंगे। उस चित्र को आधार मानते हुए आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने होंगे और ये 5 अंक का होगा। इसके साथ ही साथ इसमें आपको अथवा में दूसरा प्रश्न भी रहेगा अनुच्छेद लेखन का। इन दोनों में आपके पास विकल्प रहेगा कि आपको जो प्रश्न ज्यादा अच्छे तरीके से आता है आप उसको कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में एक आपको टॉपिक दिया गया होगा, एक शीर्षक दिया जाएगा और मंजूषा भी दी होगी। उसके आधार पर आपको उस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना होगा और ये भी आपका 5 अंक का ही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है रचनात्मक कार्य का वो है अनुवाद। हिंदी भाषा में
वाक्य दिए जाएंगे और आपको उनको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। ये 5 अंक का होगा। अब इसके बाद जो अगला आपका पार्ट है वो है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम मतलब आपकी सेमुसी पुस्तक से इसमें से गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आएगा, जिसमें से आपसे एक पदेन प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण वाक्यन भी पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तर लिखने होंगे। तो जो पहला है इसमें गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, गद्यांश के आधार पर आपको अवबोधनात्मक कार्य दिया जाएगा, उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 अंक का होगा। फिर अगला इसमें पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, पद्यांश दिया होगा, कोई श्लोक दिया होगा आपकी पाठ्य पुस्तक का, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 3 अंक का है। इसका जो अगला है प्रश्न है वो है नाट्यांश। नाट्यांश भी आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा और उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 3 अंक के लिए है। और 8 इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है श्लोकस्य अन्वयः। आपकी सेमुसी पाठ्य पुस्तक में जो कविता वाले पाठ है, जो पद्यांश वाले पाठ हैं, उनमें से किसी भी श्लोक का अन्वय पूछा जाएगा। अन्वय आपको पूरा नहीं लिखना रहता है, अन्वय की मंजूषा दी जाती है, आपको उसमें से सही शब्दों को सही जगह पर लिखना रहेगा। और आपका जो ये अन्वय का प्रश्न है ये आएगा 2 अंक के लिए। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम का जो अंतिम प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में जो अंतिम प्रश्न होता है वो है घटना क्रमानुसार कथा लेखनम। आपकी पाठ्य पुस्तक में कई ऐसे पाठ भी हैं जो कहानी पर आधारित हैं, जो कथा के लेखन के पाठ हैं। उन्हीं पाठों से कोई भी वाक्य लिए जा सकते हैं, उन वाक्यों को आगे पीछे करके लिखा जाता है और फिर आपको अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी स्मृति के आधार पर उनको सही क्रम में लिखना होता है कि किसके बाद कौन सी घटना हुई। तो ये प्रश्न जो है वो 4 अंक के लिए आएगा। तो बच्चों ये जो था ये पाठ्यक्रम आपका, मैंने आप पूरा एक प्रश्न पत्र को दृष्टि में रखते हुए मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया है। अब हम देखेंगे कि आपके इस बार जो आपकी सेमुसी पुस्तक है उसमें से कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। बच्चों आपको जब पुस्तक लेनी है 10वीं कक्षा के लिए तो आप पुस्तक लेते समय ध्यान रखेंगे कि उसमें सेमुसी संस्कृत पाठ्य पुस्तकम द्वितीय भागः 10वीं श्रेणी ये लिखा होना चाहिए। द्वितीय भाग अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये 10वीं कक्षा की पुस्तक है। और इस बार जो आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ निर्धारित किए गए हैं वो हैं, पहला पाठ है आपका प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम, द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा, तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः, चतुर्थः पाठः शिशुलालनम, पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला, षष्ठः पाठः सुभाषितानि, सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा, अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी, नवमः पाठः सूक्तयः और एकादशः पाठः प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृदः। ये आपके एकादश यानी 11 पाठ हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपको इस वर्ष पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ आप व्याकरण के लिए आप जो पुस्तक खरीदेंगे उसका नाम है अभ्यासवान भव द्वितीयः भागः। अभ्यासवान भव जो है वो आपकी व्याकरण की पुस्तक है जो आपको 10वीं कक्षा में पढ़नी होती है। इसके अतिरिक्त आप व्याकरण विधि पुस्तक भी खरीद सकते हैं व्याकरण को पढ़ने के लिए। तो बच्चों ये था आपका सत्र 2021 और 22 का संस्कृत विषय का 10वीं कक्षा का वार्षिक पाठ्यक्रम को मैंने विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अब मैं प्रत्येक पाठ को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप सभी क्रम से अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करते रहें, जिससे आपको अपने पाठ्यक्रम को समझने में उसके पाठ्य बिंदुओं को समझने में आसानी हो। तो बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष अगली वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमो नमः, पुनः मिलामः।